सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU और MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा, एनवायरनमेंट एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की है सेकेंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बीएड एग्जाम के लिए। लॉन्ग में आता है कि पर्यावरण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा ऐसे भी आ जाता है ये क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, या फिर मानव निर्मित पर्यावरण पर टिप्पणी लिख दीजिए। ऐसे आता है तो शॉर्ट में आएगा ये। तो लॉन्ग व शॉर्ट दोनों में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके बीएड एग्जाम की दृष्टि से अगर बात की जाए तो। तब आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखो पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को हम भौगोलिक पर्यावरण भी कह देते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, और मानव निर्मित पर्यावरण को हम सांस्कृतिक पर्यावरण भी कह देते हैं, मैन मेड एनवायरनमेंट। तो इनके नाम हल्का से याद रखना। पेपर में जब भी आप हेडिंग बनाकर लिखते हैं कि आपकी मेन हेडिंग क्या हो जाती है, पर्यावरण के प्रकार, तो सीधा आपको प्रकार नहीं लिखने होते, हल्का सा कुछ लिखना होता है। कुछ भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं पर्यावरण के बारे में। तो वही हमने यहाँ पर हल्का सा लिखा हुआ है और बाद में बताया हुआ है कि पर्यावरण दो प्रकार का होता है। इससे आपके नंबर अच्छे बन जाते हैं। ऐसे आपको पेपर में लिखना होता है ये क्वेश्चन। तब हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमारे आसपास जो कुछ भी विद्यमान है वह पर्यावरण का ही हिस्सा है। पर्यावरण के विभिन्न तत्व हमारे जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ मानव निर्मित पदार्थ भी सम्मिलित होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो पर्यावरण के हमें निम्न दो प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, हल्का सा अपने शब्दों में लिखना होता है। तो ये पर्यावरण के दो प्रकार हैं। अब एक एक करके हम इनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहला हो जाता है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे हम भौगोलिक पर्यावरण भी बोलते हैं, भौतिक पर्यावरण भी इसे हम कह देते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। ज़्यादातर आपके पेपर में प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट और भौगोलिक पर्यावरण ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीनों शब्द तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। देखो पर्यावरण क्या होता है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाई दिया था इस सब्जेक्ट की कि पर्यावरण होता क्या है। आपके आसपास की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आप पर अपना प्रभाव डाल रही है, वह आपके पर्यावरण में सम्मिलित होती है, आपका पर्यावरण होती है। तब आपके आसपास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो भगवान ने बनाई है, जैसे आपकी नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, गर्मी, सर्दी, वो आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। दूसरा हम इंसानों ने भी बनाए हुए हैं, सड़कें, पुल, ब्रिज, बांध, इमारतें, घर, हमारा जो रीति रिवाज हैं, हमारा जो पहनावा है, वह भी तो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो प्रकार का पर्यावरण हमें देखने के लिए मिल जाता है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, ऐसा पर्यावरण जो हमें भगवान ने प्रदान किया है, जो प्रकृति से हमें मिला है, वो प्राकृतिक पर्यावरण हुआ। और ऐसा पर्यावरण जो मानव ने खुद बनाया है, संसार में आने के बाद मानव ने जो भी चीज़ें पैदा की हैं, जो भी चीज़ें बनाई हैं, वो हमारा मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाता है। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, ऐसी चीज़ें जो ईश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रदान की है, हमें भगवान ने हमें दी हैं, वे सारी चीज़ें हमारी प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाती हैं। हमारा पानी, नदी, तालाब, झरने वगैरह वगैरह, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हमारे आसपास हैं, जो सूर्य से किरणें आती हैं, सर्दी लगना, गर्मी होना, बारिश होना, बादल आना, हवा चलना, तो वो सारी प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। अब इसके बारे में हल्का सा हम पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदान किया गया होता है। इसके अंतर्गत वे सभी जैविक तथा अजैविक तत्व शामिल होते हैं। देखो जैविक तत्व तो वे होते हैं जिसमें जीवन होता है, जैसे जीव जंतु हो गए, हमारे सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो वे सारे जैविक तत्व होते हैं। अजैविक तत्व कौन से होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता, नदी, नाला, तालाब, हमारा पर्वत, हवा, सूर्य की किरणें, ताप, सर्दी, गर्मी, तो ये चीज़ें अजैविक होती है। तो ये शब्द बार बार आपके इस सब्जेक्ट में पर्यावरण वाले में देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, वो होता है जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया है। इसमें सभी जैविक व अजैविक तत्व शामिल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने ही इस पृथ्वी पर रखे हैं, या प्राकृतिक रूप से इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जैसे भूमि, जल, नदियाँ, पर्वत, वायु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव,
यहाँ पर कोमा लगा लेना आप। पृथ्वी की गति, सूर्य का ताप, भूकंप, ज्वालामुखी, भूपटल की गतिविधियाँ। भूपटल मतलब हमारी जो पृथ्वी की सतह है वह भी हिलती चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण में आती हैं हमारी, और प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। इन सभी तत्वों के आपस में मिलने से ही प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अतः प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे समस्त ईश्वरीय भौतिक शक्तियाँ, तत्व व क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जीवन पर या मानव की क्रियाओं पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भौगोलिक वातावरण में वे सभी प्राकृतिक शक्तियाँ शामिल होती हैं जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं, मनुष्य को प्रभावित करती हैं और जिन पर मनुष्य का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब ऐसी चीज़ों को मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता प्राकृतिक पर्यावरण की। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, वातावरण। आपके पेपर में ये भी आ जाता है, प्राकृतिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। एक परिभाषा दे देते हैं हम। डॉक्टर डेविस ने क्या कहा है, मनुष्य के संदर्भ में भौगोलिक पर्यावरण से अभिप्राय भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनमें वह रहता है तथा जिनका उसकी क्रिया और आदतों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा भौगोलिक पर्यावरण के बारे में डॉक्टर डेविस ने कहा है। हल्का सा पढ़ लेना, आप पेपर में आपको परिभाषा भी लिखनी होती है, कम से कम एक तो आपको लिखनी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं अपने, प्राकृतिक पर्यावरण के हमारे तत्व। भौगोलिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हमारे पर्यावरण के मंडल कौन कौन से होते हैं। ऐसे भी आपके पेपर में आ जाता है, अलग अलग तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ये। तो हमारे पर्यावरण के 4 मंडल होते हैं, या हमारे पर्यावरण के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहला तो जल मंडल। तो जो भी जल है वो हमारा जल मंडल में आएगा। हमारी पृथ्वी पर जो भी जल है, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, चाहे ध्रुवों पर हमारे बर्फ के रूप में हो, तो कहीं पर भी हो, H2O, कहीं पर भी H2O है, वो हमारा जल मंडल है। स्थल मंडल जो भूमि है, ये जो भूमि है ये हमारी स्थल मंडल में आती है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण पृथ्वी को घेरे हुए है वो हमारा वायुमंडल है। जैवमंडल या फिर जीवमंडल, पृथ्वी पर चाहे जल में या भूमि पर या वायु में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी को हम जीवमंडल में सम्मिलित करते हैं, उन सभी का अध्ययन हम जीवमंडल के अंतर्गत करते हैं। तो ये हमारे भौतिक पर्यावरण के तत्व होते हैं। लॉन्ग में आता है तो आपको इनको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। सबसे पहले जलमंडल की बात कर लेते हैं, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। पर्यावरण का वह भाग जो जल के रूप में H2O के रूप में विद्यमान है या बर्फ के रूप में फैला हुआ है, जलमंडल कहलाता है। यह पूरी पृथ्वी का 7/10 भाग है, मतलब 71%। पूरी पृथ्वी का लगभग 71% भाग हमारा जल से ढका हुआ है, और लगभग 30, जिसे हम 29% भी कह देते हैं, तो ये 29 या 30% ही हमारा भूमि है हमारे पास। इस पूरे जल की मात्रा का अधिकांश भाग लगभग 97% समुद्रों में ही है, जो लवणीय है और पीने योग्य नहीं है। तो ये सागर है, समुद्र, इसमें 97% जल है हमारा। शेष बचा हुआ 3% पानी हमारा नदियों, तालाबों, भूमि के नीचे और ध्रुवों पर उपलब्ध है, और वायुमंडल में पानी की वाष्प के रूप में भी उपलब्ध है। हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें भी नमी होती है, वो भी हमारा जलमंडल में आता है। वायु जो हमारी वायु है उसमें भी नमी होती है, जिसे हम जलवाष्प बोलते हैं। तो इस 3% में से हमारा 2.4% जल तो ध्रुवों पर ही उपलब्ध है। अब देखो, अगर हम 100% जल की बात करें, जल हमारा पूरा 100% है, तो उसमें से 97% तो हमारा यहाँ पर जो समुद्र है इसमें ही आ गया। कितना बचा? 3% जल हमारे पास बचा। अब 3% में से भी हमारा लगभग 2.5% के करीब, 2.4% लगभग 2.5% के करीब ध्रुवों पर बर्फ के रूप में ही है, और 0.5 मान लेते हैं लगभग में हम, तो 0.5% ही हमारे पास जो जल है वो नदियों, तालाबों, जो हमारे पास झरने वगैरह हैं, या भूमि के नीचे है, या जो हमारी जलवाष्प है उसमें विद्यमान है। तो मतलब हम कह सकते हैं हम 0.5 जो ये जल है इसके भरोसे बैठे हुए हैं, इसे पीते हैं, इसके भरोसे अपना जीवन व्यतीत करें। देखो कितना सा जल है, और ये भी कितना है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो सबको बहा ले जाती है। दूसरा मंडल है हमारा, दूसरा तत्व है हमारा इस भौतिक पर्यावरण का, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? जो हमारी भूमि होती है। अगर हम जल गायब कर दें अपनी इस पृथ्वी पर से, तो वो जो मिट्टी मिलेगी, वो जो सख्त मिट्टी का जो गोला मिलेगा हमें, वो हमारा स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल पृथ्वी का वह हिस्सा होता है जिसमें हम निवास करते हैं भूमि पर। यह पूरी पृथ्वी का 3/10 भाग होता है, लगभग 30% इसे हम कह सकते हैं। शेष भाग पर जल व्याप्त होता है। स्थल मंडल में अनेक प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं। जो स्थल मंडल है, हमारी भूमि है, उसमें बहुत से प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं, जिसे हम खोद खोद कर निकालते रहते हैं।
जैसे हमारा खनिज तेल होता है, प्राकृतिक गैस, कोयला, चट्टान, मिट्टी आदि होता है। भूमि के जो ये पटल है, इसे हम, जो हमारी भूमि है, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो बोलते हैं हम इसे पटल या फिर भूपटल, दूसरे भाग को बोलते हैं मेटल और तीसरे को बोलते हैं कोर। तो ये जो हमारी मिट्टी है, अगर हम इसे केंद्र तक खोदें तो 3 भागों में इसे बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो पटल है जिसमें हम रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं। दूसरा हिस्सा है मेंटल बोलते हैं जिसे हम मेंटल, और तीसरा हिस्सा है कोर। कोर होता है काफ़ी ज़्यादा तापमान वाला हिस्सा, भूमि के केंद्र को हम कोर बोलते हैं भूमि का। तो अब एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो होता है भूपटल। भूपटल सबसे ऊपरी हिस्सा होता है हमारा, ये ऊपरी हिस्सा जिसमें हम खुदाई करते हैं, पानी वगैरह निकल जाता है, तो हमारा भूपटल ही होता है। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। इसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक होती है, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। समुद्रों में इसकी गहराई 5 किलोमीटर हो सकती है, और जो हमारे पहाड़ वगैरह हैं, पठार हैं, वहाँ पर ये 70 किलोमीटर तक जा सकता है। जो हमारे ये कॉन्टिनेंट होते हैं, महाद्वीप होते हैं, वहाँ पर ये 70 किलोमीटर तक जा सकता है। तो जो हमारी भूपटल है, इसकी सबसे पहली परत है, इसकी जो मोटाई है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। हम औसतन मान लेते हैं कि 24 से 25 किलोमीटर होती है हर जगह। समुद्रों के नीचे कम होती है, महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तार अधिक होता है। सर्वाधिक गहराई पर्वतों के नीचे पाई जाती है, पर्वतों के नीचे तो काफ़ी ज़्यादा होती है। भूपटल को हम सियाल के नाम से जानते हैं। ये जो ऊपरी परत है, इसे हम आम भाषा में सियाल बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है भूमि के इस पटल में, इस भाग में। इस वजह से हम इसे सियाल बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। दूसरा हिस्सा होता है हमारा मेंटल। ये जो बीच वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये हमारा मेंटल है। तो ये भूपटल और कोर के बीच का भाग है। मेंटल का विस्तार भूपटल से लेकर 2890 किलोमीटर तक होता है। जहाँ पर हमारी भूपटल खत्म होती है, उससे नीचे लगभग 2800, 2900 या 3000 किलोमीटर तक हमारा मेंटल का विस्तार होता है। ये भी अलग अलग जगह अलग अलग ही होगी। मेंटल की निचली सीमा पर दाब 140 GPa होता है। तो यहाँ पर जो दाब होता है 140 GPa होता है। मेंटल में संवहनीय धाराएं चलती रहती हैं, जिसके कारण स्थल मंडल की प्लेटों में गति होती है। इस परत को हम सीमा बोलते हैं। सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। सिलिका व मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। इसे सियाल बोलते हैं, इसे सीमा बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, संवहनीय धाराएं चलती रहती हैं। संवहनीय धाराएं चलती रहती है, जिसकी वजह से जो हमारी प्लेटें होती हैं पृथ्वी की, वे खिसकती रहती हैं और भूकंप वगैरह आता रहता है, ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है, और जो हमारे पर्वत हैं वे ऊपर उठ रहे हैं। क्यों ये क्रियाएं क्यों हो रही है? जो पृथ्वी की प्लेटें हैं वे क्यों खिसक रही हैं? क्योंकि जो हमारा मेंटल वाला हिस्सा है, इसमें संवहनीय धाराएं चलती रहती हैं। नेक्स्ट भाग है हमारा कोर। कोर होता है हमारा केंद्र, जो गर्म हिस्सा पृथ्वी का सेंटर होता है, उसे हम कोर बोलते हैं। पृथ्वी की तीसरी और अंतिम जो परत होती है वो कोर कहलाती है। यह मेंटल से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक फैली हुई है। इस परत को हम नीफे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें निकिल और आयरन ज़्यादा होता है। आयरन को फेरस बोलते हैं हम, तो निकिल और फेरस, आयरन, लोहा ज़्यादा होता है। तो इसे हम सियाल बोलते हैं, इसे सीमा बोलते हैं, इसे नीफे बोलते हैं। सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकिल और आयरन, तो इनके ये नाम है। आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि नीफे किसे कहते हैं हम, या नीफे क्यों कहते हैं हम इसे। तो इसे हम नीफे बोलते हैं क्योंकि इसमें निकिल और फेरस मतलब लोहा ज़्यादा होता है। जो हमारा कोर है पृथ्वी का, ये तीसरा हिस्सा केंद्रीय, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आंतरिक कोर, एक बाह्य कोर। जो बाह्य कोर है वो लिक्विड है। बाह्य कोर लिक्विड है, तापमान ज़्यादा होने के कारण ये लिक्विड है। पृथ्वी का ये हिस्सा लिक्विड है। लेकिन जो आंतरिक कोर है ये सॉलिड है। कितना ही ज़्यादा तापमान हो इसका, लेकिन ये सॉलिड है। ये याद रखना, जो पृथ्वी का मेन सेंटर का पॉइंट है वो सॉलिड है, और उसके आसपास का हिस्सा थोड़ा लिक्विड है। ये दोनों ही कोर में आते हैं। कोर क्या है? पृथ्वी का केंद्र है, लेकिन पृथ्वी का जो मेन केंद्र है वो तो सॉलिड है, और उसके आसपास का इलाका लिक्विड है। चूंकि जो लिक्विड इलाका है इसमें आयन काफ़ी ज़्यादा है, और इस सॉलिड इलाके के चारों तरफ ये घूम रहा है, इसी कारणवश हमारी पृथ्वी को उसका मैग्नेटिक फील्ड मिला है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन जाता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि जो चुंबकत्व, हमारी पृथ्वी का जो चुंबकत्व मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से बना, उसमें कैसे आया? आप कह सकते हैं हमारे पृथ्वी का केंद्र तो सॉलिड है,
लेकिन उसके आसपास का जो केंद्र के आसपास का इलाका है वो लिक्विड है, और लिक्विड जो इलाका है वो आयनों से भरा पड़ा है। वो जो लिक्विड है वो आयनों से भरा पड़ा है, और में आयन गति करते रहते हैं, जिस वजह से हमारी पृथ्वी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। जो हमारा कोर है उसे दो भागों में बांट सकते हैं हम, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, दो भागों में बांट सकते हैं। बाह्य कोर तो तरल अवस्था में पाई जाती है, ये वाली हमारी बाह्य कोर, और जो आंतरिक कोर होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। आंतरिक कोर का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। चूंकि बाह्य कोर तरल अवस्था में होती है और इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों और विद्युत आवेशित कणों की मात्रा पाई जाती है, इसके कारण ये जो हमारा तरल पदार्थ होता है ये ठोस कोर का चक्कर भी लगाता रहता है, तो हमारी पृथ्वी को चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इसे भूचुंबकत्व कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि इसमें क्या होता है, आयन्स होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, विद्युत आवेशित कण होते हैं, और ये ठोस आंतरिक ठोस कोर का चक्कर लगाते रहते हैं, तो चुंबकत्व के गुण हमारी पृथ्वी को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। देखो स्थल मंडल और वायुमंडल, जो स्थल मंडल और जो जल मंडल होता है उसे चारों ओर से वायु का एक आवरण घेरे हुए है, यह आवरण ही हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल को तो आप जानते ही, रोजाना बात करते रहते होंगे। ये हमारी भूमि है, इसमें स्थल मंडल है, जल मंडल है, और स्थल मंडल और जल मंडल को बाहर से एक हवा का आवरण, हवा का एक घेर रखे है ऐसे। इस हवा के घेरे को, इस हवा के आवरण को हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल कितनी दूरी तक फैला हुआ है इसका ठीक हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई है। कोई गैस बहुत ऊंचाई पर भी हल्की सी मिल जाती है हमें पृथ्वी से, हम सोचते हैं कि हमारा वायुमंडल यहाँ तक है, लेकिन एक गैस हल्की सी यहाँ पर फैल रही है किसी एक क्षेत्र में, तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि हमारा वायुमंडल इतनी ऊपर तक है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि कई सौ मीलों तक फैला हुआ है। यह आवरण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे हर प्रकार से सुरक्षित रखता है। जो भी हमारा बाह्य तत्व पृथ्वी में एंटर करता है तो इस वायुमंडल में घर्षण होता है, और घर्षण के कारण यह जल जाता है, जिसे हम टूटता तारा बोलते हैं, और नष्ट हो जाता है। तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के निचले हिस्से को हम सौभमंडल, उससे ऊपरले को हम समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल बोलते हैं। तो अगर वायुमंडल इस तरह है और इसे भागों में बांटे हम, तो ये हमारा सौभमंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, इसे आयन मंडल कह सकते हैं हम, और फिर बाह्य मंडल या बहिर्मंडल होता है। तो इसके नाम होते हैं 5, याद रखना। और यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है कि लगभग कितने से कितने किलोमीटर तक होता है, लेकिन ये लगभग में हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा। अगर पृथ्वी के वायुमंडल में हम प्रमुख गैसों की बात करें और उनकी मात्रा की बात करें तो हमें निम्न प्रकार से मिलती है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन गैस जो कि हमारी अक्रिय गैस होती है वो 0.93% है। आपके पेपर में ये भी आ जाता है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन गैस है। कितनी है, 0.93 है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03 है। इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे वायुमंडल में, और इसने हमें भारी किया हुआ है, नुकसान दे रही है काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि हम इसे बढ़ा रहे हैं। लास्ट तत्व है हमारा, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसका जीवमंडल, इसे हम जैवमंडल भी बोल देते हैं, बायोस्फीयर। अब देखो, जलमंडल में, वायुमंडल में या स्थल मंडल में कहीं पर भी कोई भी जीव रहता हो उसे हम जैवमंडल बोलते हैं। हमारे जैवमंडल में समस्या खड़ी हो गई है। अगर आपसे कोई ये बोलता है हमारे जैवमंडल में समस्या खड़ी हो गई है, इसका मतलब है जो जीव हमारे चाहे भूमि पर, चाहे जल में, चाहे वायु में रह रहे हो, उनके साथ कोई दिक्कत है। जैवमंडल का मतलब होता है हमारे जीव, पेड़ पौधे आ जाते हैं उसमें, और हमारे जो जीव जंतु आ जाते हैं, हम भी उसी में आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव भी आ जाते हैं, और जो बड़े बड़े जीव हैं वे भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं इसमें। जीवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ पर जीवन यापन संभव है तथा जैविक वस्तुएं रह सकती हैं। देखो जैविक वस्तुएं आ गया, फिर से मैंने बोला था आपको जैविक और अजैविक की 2 शब्द आपके साथ हमेशा चलेंगे। जैविक का मतलब जो जीवित रहता हो, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे। जीवमंडल संपूर्ण पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल में रहने वाले सभी प्राणी शामिल होते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे व अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं। मानव भी इसी में शामिल होता है हमारा।
जैवमंडल में किसी भी क्रिया का प्रारंभ सौर ऊर्जा से होता है। देखो जैवमंडल में ऊर्जा का जो स्रोत होता है सौर होता है, सूर्य होता है हमारा। सूर्य से ऊर्जा पेड़ पौधों को प्राप्त होती है। पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं और खाना बनाते हैं वे, तब पेड़ पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं और उन्हें उससे बड़े मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। घास को बकरी खाएगी, उसे भेड़िया खाएगा, उसे शेर खाएगा। घास को छोटे छोटे कीट पतंग खाएंगे, उसे पक्षी खाएगा, उसे बाज खाएगा। फल या बीज हैं जो हमारा घास ही है, पेड़ पौधे ही हैं, उसे चूहे खाएंगे, चूहे को बिल्ली, बिल्ली को अजगर खा सकता है या शेर खा सकता है। पौधे हैं, पौधे को मनुष्य खा सकता है, मनुष्य को शेर खा सकता है। तो इस तरह से हमारा, देखो मनुष्य को तो आप यहाँ पर काट भी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को अब हम शाकाहारी नहीं मानते हैं। मनुष्य तो पता नहीं क्या हो गया, कैनिबल हो गया, सर्वहारी हो गया, क्या हो गया। तो ये लाइन काट सकते हैं आप, मैं भी आप काट दूंगा इसको यहाँ से। तो जीवमंडल में हमारा क्या होता है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है सूर्य होता है, और सूर्य से हमारी ऊर्जा प्रारंभ होती है और धीरे धीरे एक जीव से दूसरे जीव में जाती रहती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और उसकी सहायता से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और भोजन का उत्पादन करते हैं। इसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और जल की जरूरत होती है, और कुछ जो लवण की जरूरत होती है भूमि में से ले सकते हैं। फिर शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। इस प्रकार जैवमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण चलता रहता है। तो ये जैवमंडल के बारे में भी हमने हल्का सा बता दिया। आपके पेपर में आ सकता है जैवमंडल पर टिप्पणी लिखिए, वायुमंडल पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। दूसरी तरह का पर्यावरण है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। आसान सा पर्यावरण है, देखो ये तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास आसपास है और मानव ने बनाई है और आपके जीवन को प्रभावित करती है, वो मानव निर्मित पर्यावरण में आ जाती है। आपका धर्म, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपका रहन सहन, आपका खान पान, वह सब भी मानव ने बनाया है, आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो आपके पर्यावरण में आ जाता है वो। जो पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह, सड़कें वगैरह मानव ने बनाई है। जो इमारतें, कंपनियां, डैम वगैरह मानव ने बनाए हैं, कंपनियां बनाई हैं, वो बड़ी बड़ी हमारी बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर दी हैं। तो ये सारा हमारा मानव निर्मित या सांस्कृतिक पर्यावरण होता है। पर्यावरण के निर्माण में प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का भी हाथ होता है। मनुष्य भी बहुत सी इमारतें, संस्थाएं, मान्यताएं आदि बनाता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। मानव निर्मित पर्यावरण में यह सब शामिल होता है। तो मानव निर्मित पर्यावरण में वे सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो मानव बनाता है, और वे सारी चीज़ें ही आपस में मिलकर मानव निर्मित पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। दो परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ, एटलीस्ट एक तो आपको पेपर में लिख कर ही आनी होगी। हस्कोविच ने क्या कहा है, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक व अभौतिक वस्तुएं सम्मिलित होती है जिनका निर्माण मानव ने किया है। देखो भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, भौतिक का मतलब जो हमारे सामने हो, जिसे हम छू सकते हो, जैसे बिल्डिंग वगैरह। अभौतिक का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे हमारे रहन सहन, परंपराएं, मान्यताएं, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, तो उसे हम छू नहीं सकते हैं। हमारे विचार, हमें भी तो मानव ने बनाए हैं, हमें कैसे विचार रखने चाहिए। तो जो भी मानव ने भौतिक और अभौतिक चीज़ें बनाई है वो हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण में आती हैं। सदरलैंड ने क्या कहा है, पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन अच्छी है, हर्स्कोविच की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भूमंडल की समस्त मानव निर्मित भौतिक व अभौतिक सांस्कृतिक धरोहर सांस्कृतिक पर्यावरण का भाग होती है। इसमें भवन, विद्यालय, बांध, इमारतें, जलयान, रेलगाड़ी, धर्म, भाषा, लिपि, मूल्य, रहन सहन, हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति, विभिन्न संस्थाएं, जो संस्थाएं हम बना लेते हैं, हमारी संस्थाओं से मतलब हम ग्रुप बना लेते हैं, कुछ बंदे आपस में मिलकर अपना ग्रुप बना लेते हैं, सामाजिक समूह बना लेते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती है। सांस्कृतिक पर्यावरण के स्वरूप को संभालने में प्रत्येक आगामी पीढ़ी का सहयोग रहता है। यह पर्यावरण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। प्रत्येक काल में इसमें सुधार होता रहता है तथा इसमें वृद्धि होती रहती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पर्यावरण का निरंतर विकास चलता रहता है। यह जो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, इसका आधार हमारा प्राकृतिक पर्यावरण ही होता है। जैसा हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होगा वैसा ही हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है। इससे आप ये समझ सकते हैं, जो हमारे अरब देश है वहाँ पर रेत ज़्यादा है, तो उनका जो सांस्कृतिक पर्यावरण है देखना कैसा है। जहाँ पर पहाड़ी इलाका है वहाँ पर सांस्कृतिक पर्यावरण देखना कैसा, उनके घर वगैरह कैसे होते हैं। और जहाँ पर हमारा नॉर्मल प्लान है, मैदानी क्षेत्र है,
वहाँ पर हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण देखो कैसा होता है। तो इनमें परिवर्तन आ जाता है, अंतर आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण होता है वो सीधा सीधा सा प्रभावित करता है हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण को। तो ये आज की हमारी क्लास थी, पर्यावरण के प्रकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।